नमस्कार। 8 PM में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता। बहुत दिनों से हम इंतजार कर रहे थे चुनावों को लेकर कि उसकी घोषणा कब होगी, कौन सी तारीखें सामने आएंगी। अब वो दिन आ गया है। कल 3 बजे आयोग जो है, चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है और उसमें तारीखों की जो है घोषणा की जाएगी। संभावना है कि 6-7 चरणों में चुनाव होंगे। कुछ लोकसभा चुनावों के साथ साथ असेंबली के चुनाव भी होंगे कुछ स्टेटों के। लेकिन सबसे बड़ा जो इंतजार जम्मू कश्मीर को है वो शायद ही हो। सूत्रों से जैसे पता चल रहा है जम्मू कश्मीर में चुनाव नहीं करवाए जाएंगे, बाकी कुछ स्टेटें हैं जिनमें चुनाव करवाए जाएंगे। उसी के साथ साथ कल 3 बजे के बाद कोड ऑफ कंडक्ट भी लग जाएगा। जम्मू कश्मीर में जहां की बात करें, जम्मू की बात करें तो जहां चुनावों की तारीख से पहले ही चुनाव तेज हो गए और खासकर भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू खित्ते के अपने 2 जो उम्मीदवार हैं उनके नामों की घोषणा करती है और दोनों उम्मीदवार जो है चुनावों की तैयारी में लगे हुए हैं। उधमपुर से डॉक्टर जितेंद्र सिंह प्रत्याशी बनने के बाद, तीसरी बार प्रत्याशी बनने के बाद उधमपुर आज पहली बार पहुंचे और लोगों ने उनका बहुत स्वागत किया, भव्य स्वागत किया और बहुत बड़ी रैली को उन्होंने संबोधन भी किया। उसके साथ जो राष्ट्रीय महासंघ के तरुण चुग जो हैं वो भी उधमपुर गए हैं। उन्होंने भी वहां जो वो लोकल कमेटी है उनसे मीटिंग वगैरह ली है और चुनावों में भाग लेने की बात की है और उन्होंने कहा है कि हमें प्रधानमंत्री का उस सपना पूरा करना है 400 के पार। लेकिन इसके साथ साथ डॉक्टर जितेंद्र सिंह का भी सपना है 4 लाख के पार। तो आइए अब नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम उधमपुर में आयोजित किया गया। वहीं केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा सरकारी स्कीमों का लाभ उठाने वाले लोगों को चेक वितरित किए गए। कि उधमपुर की इस पवित्र धरती पर मां देविका के इस पावन स्थल पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से चुनाव की जिम्मेवारी देने के बाद ये पहला कार्यक्रम था हमारा सार्वजनिक। मोदी जी का आभार है, उन्होंने तीसरी मर्तबा ये जिम्मेवारी सौंप करके विश्वास जताया है। मैं ये कहूँगा कि हमारी सारी की सारी टीम, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, काडर बेस्ड पार्टी है, आभार प्रकट करना है कार्यकर्ताओं का, यहाँ के लोगों का, जिनके समर्थन के बिना तीसरी बार ये विश्वास प्राप्त करना संभव न था। और अब ये प्रयास रहेगा, परमात्मा से ये प्रार्थना भी रहेगी कि वो हमें इतनी सद्बुद्धि दे, क्षमता दे, जिस सामर्थ्य और जिस ईमानदारी के साथ पहले 10 वर्ष समर्पित किए हैं जनता की सेवा में और प्रधानमंत्री मोदी जी की भिन्न भिन्न प्रकार की जनहित की योजनाओं को धरती पर उतारने के लिए वही दायित्व उसी तरह परस्पर अगले 5 साल भी निभाने का प्रयास हो। यदि आप उधमपुर की बात करें, पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी की भी ना करते हो, केवल इस जिले की बात करें, तो आप अगर 2014 से पहले का दृश्य स्मरण करेंगे तो आपको ध्यान में आएगा इसकी तस्वीर बदली है, इसका चेहरा बदला है। 2014 से पहले इसे पगडंडियों का, ढक्कियों का शहर कहा जाता था, लोकगीत लिखे जाते थे, उधमपुर दियाँ टक्कियाँ। आज इसे पिछले 3-4 वर्षों में हिंदुस्तान के 750 ज़िलों में से पहले 3 ज़िलों में शुमार किया जाता है, जहां तक सड़कों के निर्माण का कार्य मोदी जी के बदौलत PMGSY के तहत हुआ है। यहां मेडिकल कॉलेज तामीर हुआ, एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी जहां एक नहीं, 2 नहीं, 3 मेडिकल कॉलेज केंद्र के सहयोग से प्राप्त हुए। 50 साल पुरानी यहाँ मांग थी रेडियो स्टेशन हो, क्योंकि यहाँ कोर हेडक्वार्टर है फौज का, और 1965 की जंग में पाया गया कि यहाँ पर पाकिस्तान का सिग्नल चलता था। वो मांग भी मोदी जी के आने के बाद उसकी पूर्ति। पासपोर्ट का ऑफिस यहाँ खुल गया। मानतलाई का हमारा एक आश्रम था, जो धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जो कांग्रेस के साथ जुड़े थे वो छोड़ कर गए थे, वो खंडहर बन के पड़ा हुआ था, आज वहाँ स्टेट ऑफ द आर्ट वेलनेस सेंटर बना है। मानसर का काम पुनः आरंभ हुआ। लेवेंडर का काम जो भद्रवाह से शुरू हुआ था इसी कॉन्स्टिट्यूंसी से, अब वो इधर भी आ गया, इसी ज़िले में डुड्डू बसंतगढ़ में भी, और लगभग 3000 स्टार्टअप्स उससे जुड़ गए हैं। रोज़गार का एक नया आयाम। पहले 5 वर्षों में हमें वो कोताहियाँ पूरी करने में लग गए जो पिछली सरकार की तुष्टीकरण और वोट की राजनीति के कारण यहाँ रह गई। दूसरे 5 वर्ष उन उपलब्धियों को स्थापित करने, और अगले 5 वर्ष मुझे लगता है कि हमारा ये संकल्प रहेगा कि इस क्षेत्र को अब आकर्षण का केंद्र बनाए, शिक्षा की दृष्टि से भी, पर्यटन की दृष्टि से भी, कि माँ वैष्णो देवी से होते हुए
सुधमा देव और मान तलाई का एक जो सर्कल बनता है वो रिलीजियस टूरिज्म के लिए भी है और हॉलीडे टूरिज्म के लिए। नार्को टेरर और हथियारों की तस्करी में शामिल 12 आरोपियों के खिलाफ रामबन पुलिस ने अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। मामला 2023 का है। आरोपियों से नशा, विस्फोटक सामग्री और हथियार बरामद किए गए। वीरवार को जम्मू की एनआईए की विशेष अदालत में आरोप पत्र दायर किया गया। इस मामले में बनिहाल थाने में मामला दर्ज किया गया। मामले में 990 ग्राम हीरोइन और 5 करोड़ की नकदी बरामद हुई। शुरुआत में 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए। जांच आगे बढ़ी तो कुल 12 लोग गिरफ्तार किए गए। इनमें कश्मीर के साथ पंजाब, उत्तराखंड के भी आरोपी शामिल हैं। कश्मीर से 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इनकी निशानदेही पर नकद राशि 43.17 लाख, हीरोइन व विस्फोटक बरामद किए गए हैं। पुलिस ने पंजाब और उत्तराखंड में भी दबिश देकर हीरोइन व 4.94 करोड़ रुपए बरामद किए। इसके अलावा 8 मोबाइल फोन, फर्जी आरसी, वाहनों की फर्जी नंबर प्लेट, नकदी गिनने की मशीन, फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड और कुछ आपत्तिजनक सामग्री भी मिली। चुनाव आयुक्त नियुक्ति अधिनियम 2023 के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 21 मार्च को सुनवाई करेगा। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के पैनल से मुख्य न्यायाधीश को हटाने के खिलाफ यह याचिका दायर की गई है। याचिका में मांग की गई है कि पैनल में मुख्य न्यायाधीश को फिर से शामिल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को नए कानून के तहत 2 नए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से संबंधित याचिका भी दायर करने की अनुमति दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने आज ये याचिका पर सुनवाई होनी थी, लेकिन अब याचिका को 21 मार्च को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति संबंधी चयन समिति में मुख्य न्यायाधीशों में शामिल नहीं करने के खिलाफ याचिका दायर की गई थी। ये याचिका गैर सरकारी संगठन एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने दायर की है। एडीआर ने याचिका में मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम 2023 की धारा 7 की वैधता को चुनौती दी और इसके अमल पर रोक लगाने की मांग की है। इस धारा के तहत मुख्य न्यायाधीश को चयन समिति से बाहर रखा गया है। संविधान पीठ में चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ के अलावा जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस जेवी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा भी शामिल हैं। जम्मू कश्मीर में प्रशासन ने एक बार फिर बिजली किराएदारों को राहत दी है। एमसीटी स्कीम के 1 साल के लिए 31 मार्च 2025 तक इस स्कीम को बढ़ा दिया गया है। ये फैसला उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में हुई प्रशासनिक परिषद की बैठक में लिया गया। इससे करीब 5.5 लाख घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। इस योजना के तहत बकाया बिजली बिल की मूल राशि पर ब्याज एवं अधिभार 100% तक माफ होंगे। प्रदेश में ऊर्जा विकास विभाग के कुल उपभोक्ताओं में घरेलू उपभोक्ता श्रेणी में 86% से अधिक उपभोक्ता शामिल हैं। साथ ही प्रदेश में कुल ऊर्जा खपत का लगभग 50% उपभोक्ताओं की उक्त श्रेणी में है। इस घरेलू उपभोक्ताओं में से लगभग 5.50 लाख, लगभग 30% या तो अलग अलग भुगतान कर रहे हैं या अपने बिजली बिलों के लिए कोई भुगतान नहीं किया है। इसका मुख्य कारण देर से भुगतान से अधिभार, ब्याज सहित भारी बकाया है। इससे जेकेपीडीडी डिस्कॉम में भारी घाटा हो रहा है। एमनेसिटी योजना के परिणामस्वरूप घरेलू उपभोक्ताओं से 235.58 करोड़ रुपए की वसूली हुई है। घरेलू उपभोक्ताओं को अधिभार राशि माफ करने के साथ ही मूल राशि के भुगतान को आसान किस्तों में भुगतान करना होगा। इससे सरकार व डिस्कॉम बकाया मूल राशि की वसूली करने में सक्षम होंगे। श्री रघुनाथ जी मंदिर सेवा समिति जे&के द्वारा प्रेस वार्ता को अंजाम दिया गया, जिसके अंतर्गत उन्होंने कहा कि धर्मार्थ ट्रस्ट में जो धांधली चल रही थी, प्रॉपर्टी बिक रही थी, इसी को लेकर श्री रघुनाथ जी मंदिर सेवा समिति वाले 2011 में कोर्ट में गए थे और कोर्ट की तरफ से आज साफ तौर पर इन लोगों को निर्देश दे दिया गया कि उसका ब्यौरा दिया जाए। जो उन्होंने ज़मीनें बेची हैं, दुकानें लीज पर दी हैं और दुकानें बेची भी हैं, उसका पैसा कहाँ गया। इसी को लेकर प्रेस वार्ता के माध्यम से अधिक जानकारी साझा की गई था और ये लोग साथ में हमारे विटनेस थे, जिन्होंने कोर्ट में विटनेस दी और देके सारा जो है आज उजागर हुआ है। तो इस उजागर को आज आपके सामने रखा है ताकि पब्लिक को भी पता चले कि इन्होंने क्या लूटखसुट मचाई, कितना पैसा खाया। जो सरकारी जमीन, सरकार का पैसा, मंदिरों की जमीनें इन्होंने बेची है, ये इनका निजी नहीं है जो आज तक ये बेचते आए। मैं तो ये कहूंगा कि ऐसी भी ट्रस्ट में जो ट्रस्ट के बिना भी
इन्होंने और भी ट्रस्टें बनाई हैं। वो सरकार ने जमीनें दी थी इनको राणे बिछाने के लिए और इनको अलॉट की हुई थी। ये उनको भी बेचने की तैयारी में है, उनमें से भी बेची हुई हैं। अभी तो सिर्फ हमने धर्म ट्रस्ट का ही निकाला, इनकी और भी है। इन्होंने पीछे अपना गवर्नर हाउस को भी बेचने की तैयारी करी, बहुत कुछ किया है। लेकिन मैं यही कहूंगा कि इनको रोक लगाने के लिए पूरा जम्मू हमारे साथ आए ताकि इन लोगों का पर्दाफाश हम कर सकें। इन्होंने जो चोर चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर शीर्ष अदालत को सौंपे गए चुनावी बॉन्ड पर सीलबंद लिफाफे वापस करने की मांग की थी। याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई से पूछा कि उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड के नंबर्स क्यों जारी नहीं किए जिससे दानदाता और राजनीतिक पार्टियों के बीच लिंक का पता चल सके। सुप्रीम कोर्ट ने 18 मार्च तक एसबीआई से इस मामले पर जवाब मांगा है। चुनाव आयोग के सीलबंद लिफाफे वापस करने की मांग पर सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि डाटा को स्कैन और डिजिटलीकरण किया जा रहा है, इसमें एक दिन का समय लग सकता है। जैसे ही पूरा डाटा स्कैन हो जाएगा तो मूल डाटा को चुनाव आयोग को वापस कर दिया जाएगा। इसके बाद मुख्य न्यायाधीश ने पूछा कि एसबीआई की तरफ से कौन पेश हुआ है। एसबीआई ने बॉन्ड नंबर जारी नहीं किए हैं, स्टेट बैंक को इनका खुलासा करना चाहिए। स्टेट बैंक को सारी जानकारियां प्रकाशित करनी होंगी। चीफ जस्टिस ने कहा कि संविधान पीठ ने अपने आदेश में कहा था कि एसबीआई को चुनाव आयोग को इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी, उन्हें कैश करने वाले राजनीतिक दल की जानकारी, चुनावी बॉन्ड खरीद की तारीख, चुनावी बॉन्ड खरीदने वाले यानी दानदाता की जानकारी और चुनावी बॉन्ड खरीद की तारीख और उन्हें कैश करने की तारीख की पूरी जानकारी देनी थी। लेकिन एसबीआई ने चुनावी बॉन्ड के यूनिक अल्फा न्यूमेरिक नंबर की जानकारी नहीं दी है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को नोटिस जारी कर इस मामले में जवाब मांगा। एसबीआई को 18 मार्च तक अपना जवाब देना है। चुनावी बॉन्ड के खिलाफ याचिका दायर करने वाले एडीआर के वकील प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कहा कि अदालत ने एसबीआई द्वारा चुनाव आयोग को मुहैया कराई गई जानकारी का मुद्दा उठाया है। एसबीआई द्वारा दी गई जानकारी में अल्फा न्यूमेरिक नंबर की जानकारी नहीं दी गई है जिसमें पता चलता है कि किस व्यक्ति ने बॉन्ड खरीदा है, वो बॉन्ड किसी राजनीतिक पार्टी ने कैश कराया है। कोर्ट ने इस मामले में एसबीआई को नोटिस जारी कर मामले को सुनवाई के लिए सोमवार को लिस्टेड किया है। बीती 15 फरवरी को 5 जजों की संविधान पीठ ने केंद्र की इलेक्टोरल बॉन्ड्स योजना को असंवैधानिक बताते हुए इस पर रोक लगा दी थी। साथ ही कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड योजना के एकमात्र फाइनेंशियल संस्थान एसबीआई बैंक को 12 अप्रैल 2019 से अब तक हुई इलेक्टोरल बॉन्ड की खरीद की पूरी जानकारी 6 मार्च तक देने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की याचिका पर सुनवाई की थी जिसमें एसबीआई बैंक ने इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी जानकारी साझा करने की समय सीमा 30 जून तक बढ़ाने की मांग की थी। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि एसबीआई कह रहे हैं कि दानदाताओं और राजनीतिक पार्टियों की जानकारी सील कवर के साथ एसबीआई की मुंबई स्थित मुख्य शाखा में है। मैचिंग प्रक्रिया में समय लगेगा, लेकिन हमने आपको मैचिंग करने के लिए कहा ही नहीं था और हमने सिर्फ स्पष्ट डिस्क्लोजर मांगा था। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को 12 मार्च तक चुनाव आयोग के साथ चुनावी बॉन्ड की जानकारी साझा करने का आदेश दिया और चुनाव आयोग को 15 मार्च तक ये पूरी जानकारी अपनी वेबसाइट पर सार्वजनिक करनी थी। हालांकि चुनाव आयोग ने 14 मार्च की शाम को ही चुनावी बॉन्ड से संबंधित जानकारी सार्वजनिक कर दी। प्रशासनिक परिषद ने एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले में 25.7 करोड़ रुपए की लागत से जम्मू रोपवे परियोजना की पीरखो से मुबारक मंडी हेरिटेज कॉम्प्लेक्स तक वर्टिकल लिफ्ट की स्थापना की मंजूरी दी है। वर्टिकल लिफ्ट में 2 लिफ्ट शामिल है, प्रत्येक में 13 यात्रियों की क्षमता है, जो पीरखो स्टेशन और मुबारक मंडी हेरिटेज कॉम्प्लेक्स के बीच की दूरी तय करेगी। परियोजना में फुट ओवर ब्रिज भी शामिल है। इस लिफ्ट की स्थापना से मुबारक मंडी परिसर पर कोई प्रतिकूल संरचनात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। परियोजना की परिकल्पना आईआईटी जम्मू से तकनीकी जांच के साथ की गई है। इस पहल का उद्देश्य मुख्य पर्यटक आकर्षकों को निर्बाध रूप से एकीकृत करना है। इससे क्षेत्र में पर्यटन और सांस्कृतिक अन्वेषण को बढ़ावा देना है। जम्मू एयरपोर्ट को उपभोक्ता संतुष्टि सर्वेक्षण में देश भर में दूसरा स्थान मिला है। 58 घरेलू एयरपोर्ट पर हुए सर्वे में जम्मू एयरपोर्ट ने ये उपलब्धि हासिल की है। 2023 के
लिए हुए सर्वे के पहले राउंड में जम्मू एयरपोर्ट 5वें स्थान पर था, लेकिन दूसरे राउंड के सर्वे में 3 अंक का सुधार करते हुए दूसरा स्थान हासिल किया है। देश भर में 58 एयरपोर्ट पर हर 6 माह में ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण किया जाता है। इसमें यात्रियों को मिल रही सुविधाओं का उन्हीं से फीडबैक लिया जाता है। 2023 के पहले 6 माह के सर्वे में जम्मू एयरपोर्ट 4.94 अंक के साथ 5वें स्थान पर था, लेकिन अंतिम 6 महीने के सर्वेक्षण में एयरपोर्ट ने 4.99 अंक हासिल किए। दूसरे स्थान पर जम्मू के साथ उदयपुर, गोरखपुर और देहरादून एयरपोर्ट भी हैं। सर्वेक्षण में विभिन्न मापदंडों का व्यापक मूल्यांकन किया गया है। सर्वे में बेहतर प्रदर्शन जम्मू एयरपोर्ट के यात्री केंद्रित सेवाओं और उत्कृष्टता के प्रति प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। जम्मू एयरपोर्ट पर नवीन पहलों को अपनाया गया है। जम्मू कश्मीर के निवासियों को नौकरी लेने वाला नहीं बल्कि देने वाला बनाना चाहिए। जम्मू कश्मीर सरकार के निर्देशानुसार जेके बैंक ने 350 कश्मीरी पंडित, वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी और पीओजे के रिफ्यूजी को लोन दिया। वहीं जिन लाभार्थियों ने लोन लेकर काम शुरू कर दिया है, उन्हें उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने वीरवार को कन्वेंशन सेंटर में सम्मानित किया। उपराज्यपाल ने लाभार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि हम सबकी मदद करना चाहते हैं। जो भी युवा बेरोजगार हैं और काम करना चाहते हैं, उनकी मदद करेंगे। रिफ्यूजी ने भी बहुत धैर्य रखा, बहुत कुछ सहा है, उनका धैर्य व्यर्थ नहीं जाने देंगे। सूची बड़ी है। मैंने बलदेव प्रकाश जी से आग्रह किया था कि इस सूची में जो लोग हैं जो वास्तव में अपना कुछ करना चाहते हैं, उन्हें आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए और धन के अभाव में वो काम न कर सकें, ऐसी स्थिति न आवे। मैं आभारी हूं जम्मू कश्मीर बैंक का, जिन्होंने इसे धरातल पर उतारने की एक अच्छी पहल प्रारंभ की है। अभी 2 दिन पहले मुझे पीओजे के भवन की संगे बुनियाद रखने का भी अवसर मिला। कुछ लोग 1947 में आए, कुछ 1965 में आए, कुछ 1971 में आए। हजारों लोगों ने या लाखों लोगों ने अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ा था, अपनी जड़ों से बिछड़ गए थे और अपने खून पसीने और मेहनत से एक नई जिंदगी यहां करके शुरू किया। देश के बाकी हिस्सों में तो एक सम्मानजनक जीवन जो नागरिक का, भारतीय नागरिक का होना चाहिए, वो उन्हें मिल गया था, लेकिन जम्मू कश्मीर में लंबे समय तक वो भेदभाव के शिकार रहे। मैं बार बार एक बात कहता हूं कि किसी सरकार या प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी वे लोग हैं जो वंचित हैं, और इसी उद्देश्य से ये काम शुरू हुआ है। ऐसे भी कश्मीरी माइग्रेंट हमारे एक ऐसी परिस्थिति बनी कि अपना सब कुछ छोड़ करके और उन्हें आकर यहां बसना पड़ा। प्रवासी और विस्थापित परिवारों को भी सम्मानपूर्वक जीने का हक है और जो सुविधाएं प्रशासन या सरकार की देश के बाकी नागरिकों के लिए हैं, जम्मू कश्मीर के बाकी नागरिकों के लिए हैं, वो इनको भी बेझिझक मिलनी चाहिए। और कन्वेंशन सेंटर में आज आप सब उपस्थित हैं, मैं आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, चाहे वो कश्मीरी माइग्रेंट हों या पीओजे के हमारे भाई बहन हों या वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी। इनमें से जो एंटरप्रेन्योरशिप की नई यात्रा शुरू कर रहे हैं। गुलमर्ग, पहलगाम और सोनमर्ग समेत कश्मीर के ऊंचाई वाले कई इलाकों में बुधवार गुरुवार की रात को बर्फबारी हुई। श्रीनगर शहर और घाटी के अन्य मैदानी इलाकों में पूरी रात रुक रुक कर बारिश होती रही। मौसम विभाग ने 22 और 24 मार्च तक जम्मू कश्मीर में कई स्थानों पर बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई है। कश्मीर के 4 जिलों के संवेदनशील इलाकों में हिमस्खलन की चेतावनी भी दी है। जम्मू में पूरे दिन मौसम साफ रहा, दिन भर तेज धूप से गर्मी का एहसास होने लगा। वहीं जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग के रामबन जिले के डलवास, मेहाड़, गांगरू, मोमपस्सी, लोअर
नाचलाना किश्तवाड़ी पत्थर इलाके में बुधवार देर रात बारिश के दौरान पहाड़ से राजमार्ग पर मलबा व पत्थर गिरने से जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग करीब 10 घंटे तक बंद रहा। बहुत प्लेजेंट एनवायरनमेंट है एंड आई थिंक जो स्नो नहीं गिरे और जो सोच रहे हैं कि स्नो नहीं है तो गुलमर्ग नहीं आएंगे, कश्मीर दोनों ही सीज़न में जब स्नो नहीं गिरेगी और स्नो गिरेगी दोनों में बहुत खूबसूरत लगता है। आप जो फोटोज़ में देख रहे हो वो रियल लाइफ में और ज़्यादा सुंदर है। आप जो आंखें देखी चीज़ें होती है वो अलग ही होती है। कल 8 बजे फिर आपसे भेंट होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।